मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कार्यशाला में हिस्सा लेने के कारण मैं आपका ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूं। अतः अगले 6 तारीख तक मैं आपको कक्षा के अनुरूप पाठ का वीडियो बनाकर भेजता रहूंगा। पिछले कक्षा में हमने नीलकंठ के बारे में पढ़ा था कि नीलकंठ अर्थात मोर के बच्चे के रूप में महादेवी जी अपने घर 2 मोर के शावकों को ले आई थी। आज हम पाठ के अग्रिम भाग का पठन करने जा रहे हैं। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है, अर्थात जहां बाकी के जीव जंतु रहते थे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। जब कोई नववधु अर्थात नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो घर के सारे सदस्य उसके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। उसी तरह से मेरे जाली घर में दोनों मोर का उसी तरह से स्वागत हुआ जैसे एक नववधु की स्वागत होती है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगु की रागनी अलापन लगे। बड़े खरगोश सभ्य सदासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। जिस प्रकार बड़े लोग घर के किस दीवार के पास बैठ करके साधारण लोग की भांति बात करते हैं, उसी तरह से खरगोश भी गंभीर भाव से उनका निरीक्षण था देखने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बना था। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊनी और चमकीली हो गई। चोंच अधिक वंकीम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्राणी की नीलाभ धुती झलकने लगी। ये मोर का वर्णन है। लंबी नील हरित ग्रीवा अर्थात गला गर्दन की हर भंगिमा में धूप छाही की तरंगे उठने लगी। धूप पड़ते ही चमक उठता, छांव पड़ते ही वह चमक गायब हो जाता। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगा। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उदीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता अर्थात सौंदर्यता था और उसका अनुभव देख कर ही किया सकता है। गति का चित्र ही आंका जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपने लंबी पूंछ छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेख, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचरणी का होने का परिणाम देने लगी। नीलाभ ग्रीवा अर्थात नीले रंग का गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। ध्यान दीजिएगा, मोर का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया? प्रश्न आता है। नीले रंग के गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ पड़ा और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू अर्थात चोंच प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। खरगोश के छोटों बच्चों को
वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आत्र क्रंदन न करने लगते उन्हें इधर उधर लटकाए रखता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णभेद का संस्कार हो जाता, अर्थात कान में छेद करने का संस्कार। हमारे अंदर प्रथा है, हमारे यहाँ पर लड़कियों का कान भेद किया जाता है, अर्थात कर्ण भेद किया जाता है, कान में छेद किए जाते हैं। तो ये संस्कार भी हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान, अर्थात दंड के जो नियम बने थे उसके समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुअल सा खेलने लगते रहते थे। बच्चा, आज हम यहीं तक करेंगे, इसके अगले दिन आगे का हिस्सा देखेंगे। धन्यवाद।